हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि एंड वेलकम टू माय चैनल। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता नहीं पाए थे, वीडियो कट गई थी लास्ट में। तो देखिए इसमें आपका बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, लोग इसको ऑप्शन डी को ज़्यादा लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा तो देखिए ये है आपका D60/D10 है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये आपका D60/D10 है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, CC। ठीक है, CU नहीं पूछा है, CC पूछा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है CC। और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है CU, D60/D10। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ड्राइव वेट एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS 2131 1981। ठीक है, देखिए इसमें यह बोल रहा है कि IS 2131 1981 के अनुसार मानक पेनिट्रेशन परीक्षण, यानी कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन जो टेस्ट था, ठीक है, उस परीक्षण के संदर्भ में ड्राइव के भार एवं मुक्त गिरावट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, यानी कि ड्राइव वेट एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना होता है। ठीक है, बताना है आपको। बताइए क्या होगा आपका इसमें सही आंसर। A 63.5 kg and 60 centimeter, B 63.5 kg and 75 centimeter, या C 65 kg and 60 centimeter, या D 60 kg and 70 centimeter। तो कौन सा आपका इसमें सही होगा। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। और दोस्तों मैं जो 51 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो आपका 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। इस बार को ध्यान में रखिएगा, 28 फरवरी तक मैं 51 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दूंगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका B। ठीक है, 63.5 kg ये आपका ड्राइव वेट है और हाइट ऑफ फ्री फॉल आपका 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पहले पूछ देगा हाइट ऑफ फ्री फॉल तो 75 आगे हो जाएगा, और ड्राइव वेट पीछे पूछ दिया तो 63.5 पीछे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को देखना है, इसमें इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ड्राइव वेट कितना है 63.5 kg और हाइट ऑफ फ्री फॉल 75 सेंटीमीटर, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इस्पात संरचना में एक संरचनात्मक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सामर्थ्य की सीमा है। ठीक है, फॉर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपका स्टील का जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, उसमें आपको बताना है कौन, इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सामर्थ्य की सीमा है। ए ड्यूरेबिलिटी, बी टॉर्जन, बी सी फायर, डी डिफ्लेक्शन। बताइए इसमें कौन सा आपका ये स्टील का क्वेश्चन है। कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टॉर्जन। ठीक है, अब देखिए फिलहाल तो यहाँ एक क्वेश्चन बना, लेकिन इससे 10 क्वेश्चन बनेंगे और 10 क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन में क्लियर होगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए
इसमें आपका क्या पूछा था, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, चलिए पहले इसमें आपको टेबल दिखाते हैं फिर बताते हैं। देखिए निपात की सीमा अवस्था में मान लीजिए ठीक है आपका। अब देखिए सीमा अवस्था यानी कि लिमिट स्टेट दिया है, ठीक है। अब देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का दिया है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का दिया है, ठीक है। और यही आपको टेबल याद करना है लिमिट स्टेट का। इधर 4 है, इधर 4 है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, फ्लेक्सर और बेंडिंग, कंप्रेशन, टॉर्जन और शियर, ठीक है। ये आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आते हैं जो आपका क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। और ये आपके लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपका डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन और वाइब्रेशन, तो याद रहेगा, ठीक है। इस टेबल को, इस ग्राफ को याद कर लीजिए। आपका डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन और वाइब्रेशन किस में आएंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और वहीं आपका फ्लेक्सुरल, बेंडिंग, कंप्रेशन, टॉर्जन और शियर किस में आएंगे, आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। तो फिलहाल देखिए, ठीक है, इसमें क्या बोल, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें आपका कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका टॉर्जन सही होगा, ठीक है। अगर शियर रहता तो वो भी सही रहता, कंप्रेशन रहता तो वो भी सही रहता, बेंडिंग रहता तो वो भी सही रहता। और इधर आपका डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन, वाइब्रेशन, देखिए ऑप्शन में दिया गया है डिफ्लेक्शन, ठीक है, फायर भी दिया है, ड्यूरेबिलिटी दिया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार हमें हल करना है, ठीक है। अगर हमें टेबल कन्फर्म रहेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। What must be the minimum grade of concrete to be used for a reinforced concrete structural element which is exposed to extreme exposure condition, ठीक है। अब देखिए इसका भी एक टेबल है, अब इसमें पता ना हम लाए हैं कि नहीं लाए हैं, अगर नहीं होगा तो आगे मैं जरूर इसका भी टेबल आपको करा दूंगा। अलग अलग कंडीशन, एक्सट्रीम फ्रॉस्ट जो कंडीशन था सारा का है आपका। फिलहाल इसमें कौन सा कंडीशन पूछा है, एक्सपोज टू एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। हर कंडीशन का अलग अलग आपका ग्रेड का था, तो एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन का बताना है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ होगा आपका आरसीसी के लिए, कौन सा ग्रेड कंक्रीट यूज करेंगे, M25, M30, M40 या M20। जब शुरू शुरू में हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ाई करना तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ करता था, कहीं M25 हो जाता था, कहीं M30, कहीं M40, तो समझ में नहीं आता था कि कैसे कभी 25 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, कभी 40, कहीं 30 हो जाता है, ऐसा होता है शुरू शुरू में, ठीक है। बाद में पता चला कि सब चीज़ टेबल पे फिट है। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो सब जगह इस सारा ज़्यादातर क्वेश्चन तो टेबल से ही है आपका, जितना टेबल में क्वेश्चन फिट हो जाए आपका, अधिकांश आपका न्यूमेरिकल है, नंबर है, यही सब याद करना है। फिलहाल इसमें बताइए कौन सा होगा एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन का। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, इसमें आपका सही होगा सी, M40, ठीक है। M40 इज द राइट आंसर। देखिए ये आपका कंडीशन है, सामान्य, मॉडरेट, सेवर और वेरी सर्व और एक्सट्रीम एक्सपोजर, ठीक है। और यही आपका पूछा था एक्सट्रीम एक्सपोजर का, ठीक है। तो M40 हो गया था सही, लेकिन अगर मॉडरेट पूछता तो M25, सर्व पूछता तो 30 और वेरी सर्व वो पूछता तो M35 और सामान्य पूछता तो M20। याद रहेगा, नहीं याद है तो इसको भी याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, जब इकान प्रैक्टिस सेट करा देंगे ना और अच्छे से जितना टेबल जो जितना क्वेश्चन में लाते हैं सब पढ़ लोगे ना, तो एक अच्छा लेवल पे आपका हो जाएगा तैयारी, ठीक है। और नहीं तो इधर उधर परेशान होते रहोगे, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा जाए। अब इसमें बताओ, साइड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द, ठीक है। जो साइड डिस्टेंस है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ए लेंथ ऑफ द रोडवे अ ड्राइवर कैन सी अहेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। बी नॉटिकल डिस्टेंस फॉर विच शिप्स कैन कंटिन्यू सिग्नलिंग। सी लेंथ ऑफ द रनवे। डी टोटल लेंथ ऑफ रोड टू बी ट्रावर्स, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ, फिलहाल इसमें बताइए कौन सा सही होगा, और मेरा बात भी सुनते रहिए। देखिए
अभी आपका सिटी और बीएम, सिटी बीएम से तो क्वेश्चन मैं बहुत करा दिया हूँ ऑलरेडी, इस प्रैक्टिस सेट में ना कराऊँ, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो सिटी बीएम का पहले भी बहुत वीडियो अपलोड हुआ है, और पिछले वाले 2016 के में तैयारी करा था उसमें भी बहुत सिटी बीएम कराए थे, और लास्ट में भी सिटी बीएम करा दूंगा। तो सिटी बीएम में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ 1 मिनट समझिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सिटी और बीएम, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी है और उससे पूछेगा भी नहीं अब उतना, ठीक है। फिलहाल पढ़ लीजिएगा और मैं करा दूंगा टॉपिक वाइज, आपका क्लियर हो जाएगा। सिटी बीएम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होगी और क्या करना है, अब देखिए 13 प्रैक्टिस सेट तो अपलोड कर दिए हैं, और इसमें हमें पता है क्या क्या अभी फिट हमने नहीं किया है। जैसे कि आपका सोयल का बहुत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल अभी रुका हुआ है, सोयल सर्वे, ठीक है। देखिए यूपीट्रिपल 2016 के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है, एसएससी के अनुसार नहीं बता रहे हैं कि आपका स्टील, सॉम और मैकेनिक्स, ठीक है। देखिए सॉइल से अभी इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाना है, सर्वे से लाना है इसमें, ठीक है। और आपका जो BCME से है उसमें फिगर बहुत कन्फ्यूज़न कर रहा है, फिगर से उसमें बहुत क्वेश्चन लाना है, अभी फिगर आपको क्लियर कराना है BCME का, ठीक है, BCME से, ठीक है। इसका आपको इसमें अभी बहुत क्वेश्चन कम लाया है, इसका क्वेश्चन अभी ज़्यादा ऐड करना है आगे। फिलहाल बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही होगा 4 का A होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द रोडवे अ ड्राइवर कैन सी अहेड एट एनी पार्टिकुलर टाइम, वही आपका साइड डिस्टेंस होता है। तो साइड डिस्टेंस क्या होता है, सड़क मार्ग की लंबाई जो एक चालक किसी भी विशेष समय पर आगे देख सकता है, वही आपका साइड डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका भी डिटेल है। देखिए जो साइड डिस्टेंस था उसका प्रकार दिया गया है, स्टॉपिक साइड डिस्टेंस है, पासिंग और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस है, ठीक है। टाइप्स भी बहुत पूछ रहा है आजकल, इसलिए हम टाइप्स लिखवा दे रहे हैं, देखिए। और ये आपका नॉन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का है, ठीक है। और ये भी दिया गया, सबके बारे में दिया गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार और दिखा दूं, नहीं तो इसको आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल इसको बताइए क्या होगा इसमें। पॉज करके बनाइए, नहीं बनता है तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए इसमें ये बताना है कि आपका ये जो सेक्शन है वो क्या है, ठीक है। सेक्शन बताना है, ये सेक्शन आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन बताना है कौन सा सेक्शन है, ये तो खैर पूछा है। दिया क्या है न्यूमेरिकल में, देखते हैं गिवन क्या होता है, ठीक है। तो दिया है आपका डेप्थ 500 mm, यानी कि डी आपका दिया है, ठीक है, 500 mm, ठीक है, क्लियर। डेप्थ आपका 500 mm दिया है। और क्या दिया है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 300 mm, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 300 mm, यानी कि एक्स ए, ठीक है। एक्स से दिया है आपका 300, ठीक है, 300 mm आपका एक्स से दिया है। चलिए फिर से लिखते हैं। जो आपका डेप्थ है वो आपका 500 दिया है, ठीक है। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दिया है एक्स ए 300, ठीक है। ये दोनों mm में है, ठीक है, ये भी mm में है और ये भी mm में गिवन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या दिया गया है, फ्रॉम एक्सट्रीम एक्सप्रेशन फाइबर एफ का वैल्यू दिया है 415, ठीक है, एफ का वैल्यू दिया है 415, ठीक है। अब देखिए फिलहाल इसमें बताना क्या है, सेक्शन बताना है, और सेक्शन बताने के लिए अगर आप लोग RCT पढ़े हैं तो एक्स ए के साथ साथ एक्स ही ज्ञात होता है, तभी हम कंपैरिजन करके बताते हैं, ठीक है।
एक्स ए और एक्स सी दोनों हमें फाइंड होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें एक्स ए ज्ञात है, ठीक है, और एक्स सी निकालना है। तो एक्स सी का निकालने के लिए सूत्र आपको नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं। एक्स सी इक्वल टू होता है के इंटू डी। ठीक है, अब देखिए के इसमें क्या है, तो के है आपका न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट, जो किस पे डिपेंड करेगा, आपके ग्रेड पे डिपेंड करेगा। ये जो ग्रेड है उस पर डिपेंड करेगा आपका के क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट। और डी आपका ये जो डेप्थ दिया गया है 500 वो है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब एक्स सी हमें निकालना है। ठीक है, अब एक्स सी निकालना है तो के चाहिए, डी चाहिए, तो डी फिलहाल 500 दिया गया है। और के कैसे फाइंड करेंगे भाई, कि जो कोफिशिएंट न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट होता है कहाँ से लाएंगे। तो देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, इसका भी एक टेबल है। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ, टेबल आगे दिखाऊंगा। टेबल के अनुसार एफी 415 का वैल्यू होता है 0.29। ठीक है, अब देखिए टेबल के अनुसार के का वैल्यू होगा, न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट का वैल्यू होगा 0.29। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स सी इक्वल टू 0.29, ठीक है, जो के का वैल्यू है, इंटू डी, डी आपका 500। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे तो एक्स सी का मान निकल जाएगा, और एक्स सी का मान गुणा करने पे निकल रहा है आपका एक्स सी इक्वल टू हो रहा है 145। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स से ज्ञात है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 300 mm, और एक्स सी क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपको पता हो गया 145 mm। ठीक है, अब बताइए इसमें ग्रेटर कौन है, ग्रेटर आपका कौन है, एक्स ए है। ठीक है, और देखिए तीन कंडीशन क्या होते हैं, जब आपका एक्स ए ग्रेटर होगा तो ओवर रेनफोर्स होगा, एक्स ए स्मॉलर होगा तो अंडर रेनफोर्स होगा, और दोनों इक्वल होंगे तो बैलेंस होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स ए ग्रेटर होगा तो ओवर रेनफोर्स, तो एक्स ए यहाँ पे ग्रेटर है तो ओवर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक्स ए स्मॉलर होता है एक्सी से तो अंडर रेनफोर्स हो जाता है। ठीक है, और दोनों इक्वल होता है तो बैलेंस सेक्शन। चलिए इसका जो मैं हल करके लेकर आया हूँ उसमें आपको दिखाता हूँ एक बार और। देखिए ये आपका टेबल है, गिवन दिया था डी 500 डेप्थ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 300 mm था, स्टील का ग्रेड 415 थी, एफ ई 415 था। ये आपका सूत्र है फार्मूला क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, कि आपका यहाँ न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट हो गया, और डी आपका डेप्थ हो गया यहाँ से। ठीक है, देखिए यही ग्रेड था 415 के लिए, इस फॉर्मूला इस नंबर को हम यूज किए हैं। अगर 250 रहता तो 0.39 यूज करते, और 500 होता तो 0.26 यूज करते। इस टेबल को भी लर्न कर लेना है। ठीक है, इस टेबल को भी याद कर जाइएगा। देखिए ये आपका कंडीशन है, एक्स ए ग्रेटर रहता है एक्स सी से तो ओवर रेनफोर्स। ठीक है, और एक्स ए स्मॉलर होता तो अंडर रेनफोर्स, और दोनों इक्वल होता तो बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अब इस तरह हल करके आप लोग के लिए ला रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन इज डिटर्मिनेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है। मान लीजिए चूना पत्थर है, ये आपका चूना पत्थर हो गया। ठीक है, ये आपका चूना पत्थर है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर का इंग्लिश होता है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन में आपको किसकी मात्रा ज्ञात करना है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। ठीक है, ये आपका जो लाइम स्टोन पत्थर है इसमें आपको पता करना है कितना आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो किस टेस्ट के द्वारा हम पता करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे ज्ञात करने के लिए, एसिड टेस्ट, बॉल टेस्ट, हीट टेस्ट, या कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट।
कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, एसिड टेस्ट। ठीक है, एसिड टेस्ट का उपयोग करते हैं। ये देखिए मैंने आप कुछ लिखा है, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 ग्राम पत्थर की चिप्स को 5% H2SO4 या HCl के विलयन में 3 दिन तक रखा जाता है। चिप्स को निकाल कर सुखा लिया जाता है। यदि चिप्स के किनारे उसी तरह हैं तो इसका तात्पर्य है कि पत्थर अम्लीय मौसम को सह सकता है। पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। एसिड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है डेली हमको। तो चलिए देखते हैं अब आगे। समझ गए हैं कि एक बार और समझा दूं। देखिए 100 ग्राम जो पत्थर की चिप्स होगी उसको 5% H2SO4 H2O यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके विलयन में 3 दिन तक रख दीजिए। ठीक है, 100 ग्राम पत्थर के चिप्स को यानी कि ढेले को, और चिप्स को निकाल कर सुखा लिया जाता है। यदि चिप्स के किनारे उसी तरह हैं तो इसका तात्पर्य है कि पत्थर अम्लीय मौसम यानी कि एसिडिक मौसम सह सकता है। ठीक है, और पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होता है। क्लियर, और आपका एग्ज़ाम 3 अप्रैल को प्रस्तावित है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 60 दिन बचा है। अच्छे से तैयारी कीजिए। शायद अब इसके बाद शायद ही अब यूपीट्रिपल जे में इतने पोस्ट पर जेई की भर्ती आए। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, CPCB के अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है। ठीक है, ए 0.1 kg, बी 0.5 kg, सी 0.3 kg, 0.4 kg या डी 2.8 kg। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। और दोस्तों आई थिंक हमारा क्वेश्चन जो हम लाते हैं आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होता है जिसमें आप अपने कैपेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको PDF पता ही होगा, अगर चाहिए तो मैं सेंड कर ही दूंगा। तो बताइए इसमें आपको कौन सही होगा। और फरवरी तक आपको हम 50 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा। चलिए वो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मिसमैच हो गया है आंसर से, तो मैंने उसको सेट कर दिया है। वो क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, सो परेशान नहीं होइएगा, वो क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये बोला गया है जो PVC होता है पॉलीविनिल क्लोराइड। ठीक है, उस पॉलीविनिल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में जो 4 आपका दिया गया है, चारों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, PVC पाइप के रेस्पेक्ट में बताइए। पहला है दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, दे पोसेस लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, दे हैव गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टी हैंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सच पाइप इज नॉट इफेक्टेड बाई आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक है, और डी है आपका दे पोसेस हाई हैजेंस विलियम्स कांस्टेंट एंड इट रिजल्ट्स इनटू एडेप्टेशन ऑफ ए स्मॉलर साइज ऑफ PVC पाइप्स कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल मटेरियल्स। ठीक है, तो चारों में से कौन सा वह पॉइंट है जो सही नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू PVC पाइप, पॉलीविनिल क्लोराइड पाइप। ठीक है, क्या होगा आपका सही इसमें, कौन सा आपका सही होगा। हम जूम कर दे रहे हैं अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी तो। ये आपका हिंदी में हो, इंग्लिश में हो गया, और ये आपका हिंदी में हो गया। ठीक है, तो बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा।
तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका जो है वो ऑप्शन सही होगा। मतलब सही होगा मतलब क्या हुआ, ये पीवीसी के बारे में ये गलत कथन है। ऑप्शन बी। ठीक है, क्या बोल रहा है, दे पोसेस लो कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू कास्ट आयरन और गल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स। ठीक है, हिंदी में क्या है इसका मतलब, बी में क्या है, उनके पास का कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा कास्ट आयरन या गैल्वेनाइज्ड लोहा पाइप की तुलना में विस्तार कम गुणांक होता है। ये बिल्कुल बात जो है वो पीवीसी के रेस्पेक्ट में गलत है, जबकि उसके अलावा जो तीनों है वो पीवीसी के रेस्पेक्ट में सही है। ठीक है, ए, सी और डी ये तीनों पॉइंट सही है। ये तीनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, ए, उन्हें इन कंस्ट्रक्शन की समस्या नहीं है। इन कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पपड़ी, जो पपड़ी जम जाती है, ठीक है, पपड़ी जम जाती है वही इन कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इसमें पाइप में पपड़ी तो नहीं जमती है, तो ये समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ए ऑप्शन पीवीसी के रिस्पेक्ट में सही है। सेकंड जो आपका था, उनके पास कच्चा लोहा या गैल्वेनाइज्ड लोहा के पाइप की तुलना में विस्तार का कम गुणांक है। तो देखिए ये बात गलत ऐसे भी है क्योंकि जो आपका कास्ट आयरन होता है और लोहा का जो पाइप होता है उसको अक्सर जब हम यूज करते हैं तो देखते हैं उसमें जंग लग जाता है, वो ख़राब जल्दी हो जाता है। ठीक है, जबकि पीवीसी में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। ये लोहे की तुलना में और कास्ट आयरन की तुलना में अधिक दिन चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, उनके पास अच्छा इंसुलेशन गुण है। मतलब वही पीवीसी की बात कर रहा, इसके पास अच्छा इंसुलेशन गुण है, अतः ऐसे पाइपों से गुजरने वाली पानी का तापमान बाहरी तापमान से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मतलब का जो बाहर का एटमॉस्फेयर होगा वो पाइप को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सहनशीलता जो होती है पीवीसी की अच्छी होती है। ठीक है, वही तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा भी आपका पीवीसी के रेस्पेक्ट में सही है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, उनके पास उच्च हेजनविलिटिएशन कांस्टेंट होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अन्य पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में पीवीसी पाइप के छोटे आकार के अनुकूलन होते हैं। ठीक है, दे पोसेस हाई हेजन्स विलियम्स कांस्टेंट एंड इट रिजल्ट इनटू एडेप्टेशन ऑफ ए स्मॉलर साइज ऑफ पीवीसी पाइप कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल मटेरियल। ठीक है, तो इसमें यही कहने का मतलब है कि जो हैजेंस विलियम्स कांस्टेंट दे पोसेस हाई हैजेंस विलियम्स कांस्टेंट, ठीक है, उनके पास हैजेंस विलियम कांस्टेंट होते हैं। देखिए अब इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है हैजेंस विलियम कांस्टेंट के बारे में, इसको मैं देखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, देखा नहीं है मैंने अब इसके बारे में डिटेल, तो आधी जानकारी मैं नहीं दे सकता। ठीक है, फिलहाल जो आपका तीनों पॉइंट था वो क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कभी कोई पॉइंट छूट जाता है, देखना भूल जाते हैं। देखिए कुछ होता है ऐसा, इंजीनियरिंग आपको भी पता है, ये ऐसा चीज़ है कि आप कितना ही पढ़िएगा 10 दिन बाद 15 दिन बाद खुद भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, वही भूल जाते हैं हम भी कभी कभार। फिलहाल आगे देखिए, इसमें और कन्फ्यूजन तो पता है, इतना कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है कि गलत बताएंगे तो नहीं, भले से नहीं बताएंगे। तो बताइए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा इसमें सही होगा। देयर आर 40 व्हीकल्स ऑन अ 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ लेन ऑफ ए रोडवे एट ए गिवन इंस्टेंट इट इज। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक दिए गए तत्काल में एक सड़क की लेन के 1 किलोमीटर की लंबाई पर 40 वाहन है यह क्या है, इसको कैसे डिनोट करेंगे। देयर आर 40 व्हीकल ऑन अ 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ ए लेन, कोई लेन है सड़क की 1 किलोमीटर की लेन है, उस पर 40 व्हीकल हैं। ठीक है, अब उस 1 किलोमीटर के लेन में 40 व्हीकल हैं, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, ए प्रैक्टिकल ट्रैफिक कैपेसिटी, बी ट्रैफिक डेंसिटी, सी ट्रैफिक वॉल्यूम या डी ट्रैफिक बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी। ठीक है, क्या होगा इसमें सही बताइए, कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी। ठीक है, 1 किलोमीटर के लेन पे 40
व्हीकल हैं, 40 गाड़ियां हैं, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रैफिक डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर सड़क लंबाई पाए जाने वाले कुल वाहनों की संख्या यातायात यानी कि ट्रैफिक डेंसिटी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में था, ठीक है। इसे वाहन पर किलोमीटर या वाहन किलोमीटर पर लेन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, ये तो आपका ट्रैफिक डेंसिटी क्लियर हो गया कि 1 किलोमीटर सड़क लंबाई में कितने वाहन हैं, या आपके ट्रैफिक डेंसिटी को डिनोट कर रही है। अगर बात करता है ट्रैफिक वॉल्यूम को, तो ये क्या होता है? तो देखिए, इसका दिया गया है क्या, किसी दिए गए समय में किसी काट यानी कि सेक्शन से जाने वाली कुल गाड़ियों की संख्या यातायात आयतन कहलाती है, ठीक है। तो किसी दिए गए समय मतलब कि एक टाइम फिक्स हो, ठीक है, उसी टाइम में एक सेक्शन से जाने वाली कितनी गाड़ियां जा रही हैं उसकी संख्या को बताना है, यही डिनोट करता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q इक्वल टू V इंटू के, जहाँ Q आपका यातायात आयतन है, K आपका यातायात घनत्व है, जो यहाँ पर है ट्रैफिक डेंसिटी, और V आपकी गति है, ठीक है। तो इससे वॉल्यूम निकल जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी है एक पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। तो यातायात आयतन यानी कि ट्रैफिक वॉल्यूम को समायोजित करने पर प्राप्त वाहनों की अधिकतम संख्या यातायात दक्षता यानी कि ट्रैफिक कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या कहलाती है? तो ट्रैफिक वॉल्यूम को समायोजित करने पर प्राप्त वाहनों की अधिकतम संख्या यातायात दक्षता यानी कि ट्रैफिक कैपेसिटी कहलाती है। वन लाइनर डिफिनेशन है, सब याद करते जाइए, डिफिनेशन फार्मूला। देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा उसको हमको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। टीई को हमको डीप में नहीं जाना है, बस जो फॉर्मूला आ जाएगा, जो क्वेश्चन करा दूंगा, ऊपर ऊपर देखना है, ज़्यादा डीप में हमको डिजाइन नहीं करना है उसका, हाईवे ETC, ठीक है। देखिए, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? सोयल, सर्वे, ठीक है, BM BCME, ठीक है, हाइड्रोलिक, फिर आपका है स्टील, ठीक है। सोम से भी उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए सोम को भी डीप में नहीं देखेंगे, सोम, ठीक है। फिर है आपका PHE से क्वेश्चन आ रहा है, PHE, ठीक है। ये सब टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना ध्यान। और किस टॉपिक से नहीं आ रहा है? तो आपका सोम से बहुत कम क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से कम क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर से आपका किस में से कम क्वेश्चन है? CA में तो आ ही नहीं रहा, इरिगेशन आ ही नहीं रहा, हाइड्रोलिक से भी उतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी है। देखिए, एस्टीमेट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कि एस्टीमेट को भी अच्छे से देखना है, एस्टीमेट, ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए, आगे बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड इन अ फील्ड टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि आपके 4 मेथड दिए गए हैं ऑप्शन में, ठीक है। उसमें से बताना है कौन सा वो मेथड है जिसको हम फील्ड में करते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम फील्ड में करते हैं, ठीक है। फील्ड में, नॉट लेबोरेटरी में, फील्ड में, ठीक है। और फील्ड में क्या करते हैं? डिटरमाइन द परमिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर हमको सॉइल के परमिलिटी को डिटरमाइन करना होगा, ठीक है, जो सॉइल है उसका परमेबिलिटी, यानी कि परमेबिलिटी मतलब क्या होता है आपका? पारगम्यता। जब मिट्टी की हमको पारगम्यता निर्धारित करनी हो, डिटरमाइन करना हो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कहाँ पर? फील्ड में, तो हम कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे? और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता दूं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए आपका सॉइल है, ठीक है, ये आपका सॉइल सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें से जो वाटर होता है, वो वाटर क्या करता है, सॉइल में आपका जो वर्ड्स होता है उस वर्ड्स के थ्रू पास करता है और इधर चला जाता है। मतलब कि जो सॉइल सेक्शन होता है उसमें आपका जो वाटर होता है आता है, और जो इसका पोर्स होता है सॉइल में, वर्ड्स जिसको कहते हैं, उस वर्ड्स के थ्रू रास्ते बनाकर वहाँ से निकल जाता है, तो वही परमेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। शॉर्ट में समझ जाइए, इतना ही। तो फिलहाल कौन सा टेस्ट करते हैं फील्ड में परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए?
ए दिया गया है ऑडियोमीटर टेस्ट, वी फॉलिंग हेड परमियामीटर मेथड, सी कांस्टेंट हेड परमियामीटर मेथड, या डी पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड। तो कौन सा आपका सही होगा? देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड। ये मेथड को हम फील्ड में करेंगे, ठीक है, इस मेथड को हम फील्ड में करेंगे टू फाइंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए कुछ इसमें डिटेल है, देखिए क्या है आपका डिटेल में, फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी, ठीक है, फील्ड में जो करते हैं टेस्ट परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन के लिए, तो पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। तो ऑप्शन में आपका एक दिया था, इसमें से कौन सा आपका दिया था? पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड, पंपिंग आउट टेस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट ये आपका फील्ड टेस्ट है टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी। और यही बात करता है लैब में, लेबोरेटरी में कौन सा टेस्ट करते हैं परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए? तो कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड, याद रहेगा, कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड याद रहेगा, क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी और वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ फ़ायदा होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ कुछ यूज़फुल, अगर हम आपका 5% भी मदद कर दे रहे हैं, 100% में 5% भी, तो हाँ हमको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ हम बता रहे हैं, झूठ मूठ बकवास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5% भी आपका हेल्प हो जा रहा है हमारे वीडियो देखने से, तो दोनों मेथड क्लियर हो गया। लैब में करना होगा तो कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड, और फील्ड में करना होगा तो पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कंक्रीट की सुकार्यता को घटाता है, ठीक है, कंक्रीट की सुकार्यता को घटाता है, कौन सा इसमें होगा आपका सही? ए वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, बी एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर, सी एंगुलर एग्रीगेट, या डी राउंडेड एग्रीगेट। कौन सा आपका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के सुकार्यता को क्या कर रहा, घटा रहा। थोड़ा अजीब ये क्वेश्चन लग रहा है ना, और ऑप्शन भी है लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। फिलहाल बताइए कौन सा हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एंगुलर एग्रीगेट यानी कोणीय मिलावा। अब देखिए इसका डिटेल देखते हैं कैसे भाई कोणीय मिलावा हो गया। देखिए ये आपका कोणीय मिलावा सही हो गया, ठीक है। अब कैसे हो गया कोणीय मिलावा, कैसे इफेक्ट करता है उसको आगे देखेंगे। फिलहाल एग्रीगेट क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए एग्रीगेट का मतलब होता है मिलावा हिंदी में। यह क्या होता है? कंक्रीट का महत्वपूर्ण घटक है जो कंक्रीट को सामर्थ्य प्रदान करता है। एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। यह कंक्रीट का मुख्य घटक है, कंपोनेंट है जो कंक्रीट को सामर्थ्य प्रदान करता है और संकुचन यानी कि श्रिंकेज को कम करता है। मिलावा कंक्रीट यानी कि एग्रीगेट होता है जो कंक्रीट के कुल आयतन का लगभग 70 से 80% होता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट पता होगा क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है और सिंकेज को कम करता है। और यह क्या होता है? एग्रीगेट जो होता है कंक्रीट के टोटल वॉल्यूम का 70 से 80% होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें हम 6 फैक्टर लेकर आए हैं जो अफेक्ट करता है आपके वर्केबिलिटी यानी कि सुकार्यता को अफेक्ट करता है। अब भाई क्वेश्चन में तो एक था, हम सोचे कि भाई पूरा करा दिया जाए, एक टॉपिक ही क्लियर कर दिया जाए। तो 6 फैक्टर हैं जो बार बार इसी को घुमा घुमा के पूछेगा बार बार एग्जाम में, तो इससे आपको 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में आपका क्लियर करेंगे। देखिए पहला फैक्टर क्या होता है। अब देखिए इसमें हिंदी लिखा हो गया है तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जो टर्म होगा हिंदी में कठिन उसको मैं इंग्लिश कर दूंगा, और जो इंग्लिश है उसको हिंदी कर दूंगा, ठीक है। अब बाइलिंगुअल खुद हम हैं तो हमको खुद नहीं पता होता किस
अब जो मन में आता है हम लिख देते हैं, जो आपके जो दिमाग में आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला फैक्टर देखिए क्या है, पानी की मात्रा बढ़ाने पर सुकार्यता बढ़ती है। पहला याद रख लीजिए, इसको याद कर जाइए, पानी की मात्रा बढ़ाने पर सुकार्यता बढ़ती है। क्या होगा, अगर हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे कंक्रीट में, ठीक है, एग्रीगेट में, तो एग्रीगेट में जब हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो पानी बढ़ाने पर उसकी क्या करते हैं, वर्कबिलिटी क्या होती है, वर्कबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी सुकार्यता बढ़ती है, ठीक है। याद रहेगा पहला पॉइंट, पानी की मात्रा बढ़ाने पर सुकार्यता बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है अभी नहीं आया है, जो आपका गोल गोल मिलावा हुआ भाई कैसे हो गया, तो वो तो अभी आगे दिखाते हैं कैसे हुआ, वो सेकंड पॉइंट में आपका दिया गया वो अब आया। देखिए यही से आपका क्वेश्चन बना था जो दिया था, मिलावे का आकार पे कैसे निर्भर करती है। तो देखिए मिलावे का आकार व आकृति भी सुकार्यता को प्रभावित करती है, यही था आपका क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में दिखाते हैं, क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, निम्नलिखित में से कौन कंक्रीट की सुकार्यता को घटाता है, इन टर्म ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, इन टर्म ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट जो हमारा सेकंड पॉइंट है। देखिए तो देखिए सुकार्यता का घटता क्रम, अब देखिए क्वेश्चन जो होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, तो ऑप्शन को देखना है, ठीक है। देखिए इसमें जो क्रम दिया गया है उस क्रम को फॉलो करना है, पहले आपका राउंड है यानी कि गोल मिलावा, फिर पार्शियली है, फिर एंगुलर है, फिर फ्लैकी यानी कि पत्रिल, ठीक है, और हिंदी में आपका गोल मिलावा, आंशिक गोल, कोणीय और पत्रिल। तो आपका किसमें कोणीय सही था ऑप्शन में, ठीक है। अब बोलिएगा कोणीय काहे सही होगा, कहे अरे भाई जो क्वेश्चन में होगा उसी के हिसाब तो करेंगे, तो क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया है, ठीक है, वेल ग्रेडेड दिया है, एयर इंटर्निंग मिक्सचर दिया है, ठीक है, तो मिक्सचर तो ऐसे भी नहीं होगा, ख़त्म, ठीक है। अब एंगुलर बचा, राउंडेड बचा और वेल ग्रेडेड बचा, ठीक है, तो वेल ग्रेडेड का भी कोई तुलना नहीं है इसमें अभी। अब एंगुलर और राउंडेड बचा दो कन्फ्यूज़न में, तो देखिए एंगुलर और राउंडेड में आपका पहले कौन आया था, ठीक है, एंगुलर और राउंडेड में पहले कौन था, ठीक है, तो पहले आपका राउंड था, ठीक है, और उसके बाद था एंगुलर, ठीक है, और क्रम क्या फॉलो कर रहा, ठीक है, क्रम इस तरह फॉलो कर रहा, तो पहला आपका राउंड होगा, इससे अधिक आपका पार्शियली में होगा, और इससे अधिक आपका एंगुलर में होगा, और उससे अधिक आपका फ्लैकी में होगा, ठीक है। तो राउंड से अधिक पार्शियली में और पार्शियली से अधिक एंगुलर में, ठीक है। अगर ऑप्शन में फ्लैकी रहता तो हम एंगुलर को ना टिक करके फ्लैकी को टिक करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से समझना है। ऑप्शन में आपको दोनों दिया गया है, राउंड भी दिया गया है, एंगुलर भी दिया गया है, लेकिन इसमें आपको घटता क्रम में बताना है और मैक्सिमम की ओर जाना है, कम का नहीं बताते हैं हम अधिक का बताते हैं, क्योंकि अधिक का पूछा भी है, तो एंगुलर ही टिक करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सुकार्यता को घटाता है, ठीक है, तो हम एंगुलर को किए हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या था आपका, सीमेंट की मात्रा बढ़ाने पर सुकार्यता बढ़ती है, ठीक है। अब सीमेंट, पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो सुकार्यता बढ़ती है, और सीमेंट की मात्रा भी बढ़ा देंगे तो सुकार्यता बढ़ती है भाई, अपने भाषा में बता रहा हूँ, पानी बढ़ा दो सुकार्यता बढ़ जाएगी, सीमेंट बढ़ा दो सुकार्यता बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मान बढ़ाएंगे तो सुकार्यता घटती है, ठीक है, जब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मान बढ़ाएंगे तो सुकार्यता घटती है, तापमान बढ़ाएंगे तो सुकार्यता घटती है, ठीक है, क्लियर। और एडमिक्सचर यानी कि सम्मिश्रक का प्रयोग करने से सुकार्यता बढ़ती है, तो या तो आप बढ़ती वाला याद कर लीजिए या फिर घटती वाला याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप घटती वाला ही याद कर लीजिए, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर सुकार्यता घटती है, और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर सुकार्यता घटती है, उसके अलावा जो तीनों थे उसमें सुकार्यता बढ़ती है। तो देखिए 5-6 पॉइंट था, इसमें से कन्फ्यूजन हमेशा होता है किस में बढ़ती है, किस में घटती है, किस में बढ़ती है, किस में घटती है। तो आपका 5 टॉपिक क्लियर हो गया, एडमिक्सचर में बढ़ती है, तापमान में घटती है, एग्रीगेट में, सीमेंट रेशियो में घटती है। और देखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको हम नहीं समझा सकते हैं, ट्रिक जो बनाना होगा आप भी बना सकते हैं अपने अनुसार, इसको ट्रिक वाइज भी सेट कर लीजिए भाई, हमारा टॉपिक सुकार्यता वाला क्लियर हो जाए।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इतना तो आप कर लीजिएगा, हमको पता है। ये क्वेश्चन भाई कौन सा है, चलिए इसमें क्या बोला है, चलिए अब कल देखा जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इसका मैं पीडीएफ कैसे सेंड करता हूँ, ठीक है। हमारा ये नंबर है 7905858807 7905858807। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं और 199 पे कर सकते हैं। फ़ोन पे या गूगल पे से 199 पे कर दीजिएगा तो हम आपको सारा पीडीएफ सेंड कर देंगे। 51 प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ आपको 28 फरवरी तक, सिर्फ 28 फरवरी तक मैं 51 प्रैक्टिस सेट आप लोग करा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 क्वेश्चन करा के आपको प्रैक्टिस सेट खत्म करता हूँ। मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, 12 प्रैक्टिस सेट होगा। मैंने अच्छे से हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आप सोचिएगा, बहुत सारे लड़के प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हैं और आप सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो अपना अपना चॉइस है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।